लास्ट वीडियो में हमने ऑक्सिन्स कंप्लीट कर लिया था. नाउ टुडे विल बिगिन विद जिबरेलिन्स. बाय केमिकल स्ट्रक्चर जिबरेलिन्स भी वीक ऑर्गेनिक एसिड है और इनकी संरचना में एक स्पेशल रिंग, केमिकल रिंग स्ट्रक्चर होती है. हम आगे बात करेंगे उस पर. तो वीक ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और इनमें गिब्बेन रिंग पाई जाती है. इसके अलावा ये जो एसिड है, हिस्टोरिकल अकाउंट पर अगर इसके बात किया जाए जिब्रेलिक एसिड पर, तो इसकी डिस्कवरी जो हुई वो सबसे पहले जापान में हुई और कुरोसावा ने ये रिपोर्ट किया सबसे पहले राइस में बेकेन डिजीज राइस में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया. ये शब्द का मतलब था फूलिश सीडलिंग डिजीज. हिंदी में एज सच अगर इसे ट्रांसलेट करें तो मूर्ख नवोद्भिद कहा गया, मूर्ख नवपादप कहा गया. देखिए, समस्या ये थी कि चावल के कुछ पौधे ऐसे रिपोर्ट किए गए जिनका अंकुरण अन्य चावल के पौधों से पहले हो जा रहा था. वो चावल के पौधे जो संक्रमित थे इस रोग से, उनकी लंबाई अन्य चावल के पौधों से अधिक थी. और तीसरी सबसे खास बात कि फ्लावरिंग के टाइम पर या तो उनमें फ्लावरिंग नहीं हो रहा था या कम हो रही थी. इसलिए क्योंकि ये पौधे वेजिटेटिवली बड़े टॉल थे लेकिन प्रोडक्शन जो था, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इनमें कम थी, इसलिए इन पौधों को फूलिश सीडलिंग्स कहा गया था. ये पाया गया कि इन पौधों में जो डिजीज हो रहा है, ये जो लक्षण आ रहा था फूलिश सीडलिंग जिसे हम कह रहे हैं, ये कैरेक्टर एक फंगस की वजह से डेवलप हो रहा था और उस फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई. ये एक फंगल डिजीज था और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जिब्रेला फ्यूजिकोराई था. जिब्रेला वास्तव में एक फंगस का सेक्सुअल स्टेज का नाम है और ये एस्कोमाइसिटीज का सदस्य है. जिन्हें हम सेक फंजाई के नाम से जानते हैं, ये एस्कोमाइसिटीज समूह का सदस्य है. लेकिन जब मैं सेक्सुअल स्टेज कहता हूं तो वास्तव में समस्या ड्यूटेरोमाइसिटीज फंगस ग्रुप के सदस्यों की है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में एसेक्सुअल मेंबर्स पाए जाते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो नहीं होता या पाया नहीं गया है. तो वहाँ एक फंगस था और ये सेक्सुअल स्टेज था उसका जो एस्कोमाइसिटीज में प्लेस किया गया था. ये इसकी जो एसेक्सुअल स्टेज है वो फ्यूजेरियम नाम का फंगस था. फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मे.
फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मे नाम का एसेक्सुअल स्टेज था, और ये एसेक्सुअल स्टेज ड्यूटेरोमाइसेटीज क्लास का मेंबर है। इस वर्ग का ये मेंबर था। सो द डिजीज वॉज caused by Gibberella fusicorae, which is the sexual stage of Fusarium moniliforme of Deuteromycetes. The sexual stage Gibberella fusicorae was placed in Ascomycetes. ये जो फंगल डिजीज था, बाद में ऐसा पाया गया कि इसके पीछे केमिकल रिस्पॉन्सिबल है, और वो जो रिस्पॉन्सिबल केमिकल था, उस रिस्पॉन्सिबल केमिकल को सबसे पहले टी अबूटा एंड हयाशी ने केमिकल फॉर्म में आइसोलेट किया और उसे नाम दिया गया जिब्रेलिक एसिड। ये पहला क्रिस्टलाइन फॉर्म का पृथक्करण था जिब्रेलिक अम्ल का जिब्रेला फ्यूजिकोराई से। बाद में इसकी अन्य प्रकार भी खोजे गए, और प्रेजेंट स्टेटस में जिब्रेलिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में GA के नाम से लिखते हैं, इसकी 100 से ज्यादा टाइप्स ढूंढी जा चुकी हैं। मोर देन 100 वेरिएंट्स इसके अवेलेबल हैं। इनमें से ओवर 75 जो है वो फंगल ग्रुप से आइसोलेट किए गए हैं। अधिकतम जो इसके प्रकार हैं फंजाई में, वो जिब्रेला की भिन्न भिन्न जातियों से ढूंढे गए। इनमें मोस्ट कॉमन जो है वो GA3 है। जिब्रेलिक एसिड टाइप 3 जो है वो सबसे कॉमन प्रकार इसका ढूंढा गया है। ये हिस्टोरिकल अकाउंट से रिलेटेड एक बेसिक जानकारी है जो हमें होनी चाहिए। 1 मार्क क्वेश्चन में हमसे कॉमनली पूछे गए सवाल हैं कि जिब्रेलिक एसिड किस फंगस से ढूंढा गया, किस रोग के लिए इसको ढूंढा गया, किसने इसको डिस्कवर किया था, कौन कॉजल ऑर्गेनिज्म है, उसका सेक्सुअल स्टेज, एसेक्सुअल स्टेज। ये सारे 1 मार्क के सवाल हैं जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, यह हमें याद रखना होगा। इसके अलावा एक प्लांट में जब ये बनता है तो बनने के बाद इसका जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो ट्रांसपोर्ट इसका नॉन पोलर है, जबकि इसके ऑपोजिट ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमने पोलर पढ़ा था कि वो इल्यूमिनेटेड से नॉन इल्यूमिनेटेड साइड की तरफ मूव करता था। यहाँ ऐसा नहीं है, इसका ट्रांसपोर्ट नॉन पोलर है, और इसका ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन के कंपैरिजन में एक्रोपेटल होता है, ये टुवर्ड्स द टिप मूव करता है, जबकि ऑक्सीजन में ये पॉइंट भी ऑपोजिट था। ऑक्सीजन में हमने पढ़ा है कि उसका ट्रांसपोर्ट बेसिपिटल होता था। वो पोलर एंड बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट का केस था। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है, नॉन पोलर एंड एक्रोपेटल ट्रांसपोर्ट का केस है। वहाँ हमने हिस्ट्री में एक्टिविटीज को लेकर कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन किया था। यहाँ भी वही चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस की हैं। वहाँ हमने पढ़ा कि उसका जो प्रिकर्सर था ट्रिप्टोफैन था और समटाइम्स ट्रिप्टामाइन था। यहाँ इसका जो प्रीकर्सर है वो एक 2 कार्बन का कंपाउंड है, द एसिटाइल कोएंजाइम A। इसके लिए
हमें ये याद रखना होगा कि इसका प्रीकर्सर एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, जो 2 कार्बन का प्रोडक्ट है। और रेस्पिरेशन के चैप्टर में इसके बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। इसके अलावा जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जिबरेलिन्स के, वो 1, 2 और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जिब्रेलिक एसिड को डिटेल से याद रखना चाहिए क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। उन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ जिब्रेलिक एसिड पर हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। 1 बाय 1 हम हर पॉइंट पर डिटेल में बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ जिब्रेलिन पर। इफेक्ट्स ऑफ जिब्रेलिन, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट है वो है बोल्टिंग का। देखिए, कुछ पौधे जो बाइनियल प्लांट होते हैं पर्टिकुलरली, उन बाइनियल प्लांट्स में हम जानते हैं कि जो पौधा द्विवर्षीय है उनमें प्रथम सीजन में, प्रथम ऋतु में जो ग्रोथ होती है वो कायिक वृद्धि, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। और सेकंड सीजन जो होता है, द्वितीय ऋतु जो होती है, उस ऋतु में उनका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होता है। तो बाइनियल प्लांट्स में जो फर्स्ट सीजन है वो वेजिटेटिव ग्रोथ का होगा, और इन प्लांट्स में एक और खास बात थी कि ये रोजेट प्रकृति शो करते हैं। रोजेट हैबिट होती है इन प्लांट्स की। रोजेट हैबिट जो होती है वो वेजिटेटिव ग्रोथ है। और दूसरी जो बात है, रोजेट हैबिट का मतलब क्या है कि जो इंटरनोड्स हैं वो बहुत छोटी होती है। इंटरनोड छोटे हो जाने का क्या मतलब होता है कि जो नोड्स हैं वो बहुत पास पास होती है। ये वेजिटेटिव ग्रोथ के समय होता है। जैसे पत्ता गोभी ले लीजिए, पत्तियां बहुत सारी हैं लेकिन एक्सिस बहुत छोटा और कॉम्पैक्ट है। एक्सिस छोटा और कॉम्पैक्ट होने का मतलब ये हो गया कि नोड्स बहुत पास पास हैं, इंटरनोड की लंबाई कम है। ऐसा वेजिटेटिव ग्रोथ होने के कारण पत्ता गोभी एक हमें बॉल की तरह नजर आता है। लेकिन नेचुरली इनमें जस्ट बिफोर द रिप्रोडक्टिव सीजन चेंजेस आते हैं। जस्ट बिफोर रिप्रोडक्टिव सीजन इनमें ग्रोथ आती है और ये टॉल हो जाते हैं, यानी अचानक से इनकी लंबाई में अभिवर्धन देखने को मिलता है। यानी इंटरनोड इलोंगेट करती है। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, ये याद रखने लायक बात है। प्राकृतिक रूप से ऐसा होता है। इसमें जिबरेलिक एसिड का बाहर से छिड़काव नहीं किया जाता, ये प्राकृतिक घटना है। तो कुल मिलाकर बोल्टिंग का मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक रूप से किसी रोजेट पादप के, गुलाबवत पादप के लंबाई में वृद्धि होना। कब? प्रजनन काल के ठीक पूर्व। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रजनन काल के ठीक पूर्व किसी द्विवर्षीय पौधे का
रोजेट हैबिट से चेंज होकर टॉल प्लांट बन जाना, उसकी लंबाई में वृद्धि होना, ये बोल्टिंग का फिनोमेनन कहलाता है। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर इंडिविजुअल क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में हमें ध्यान रखना चाहिए। ये प्राइमरी इफेक्ट है जिब्रेलिक एसिड का। इसके अलावा सेकंड जो इफेक्ट है वो इंटरनोडल इलोंगेशन का है। पिछला केस भी जो हमने पढ़ा वो इंटरनोडल इलोंगेशन का ही था, लेकिन वहां पर वो घटना प्राकृतिक थी। आर्टिफिशियली भी ऐसा किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्लांट जेनेटिक ड्वार्फ है, स्मॉल टी कंडीशन में है। फॉर एग्जाम्पल मैं मक्का की बात करूं, मक्का में हम बात करें और अगर इस पादप को GA3 का ट्रीटमेंट दिया जाए, GA3 का अगर ट्रीटमेंट दिया जाए तो ये पौधा लंबाई में बढ़ जाता है। लंबाई में बढ़ने का मतलब है कि ये लंबा तो हो गया, लेकिन इसके आनुवांशिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता। वो पहले भी स्मॉल टी था, अब भी वो स्मॉल टी ही है। सिर्फ उसके मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस में, उसके फिनोटाइप में, उसके लक्षण प्रारूप में अंतर आया है, जिस वजह से वो पौधा जो आनुवांशिक रूप से बौना था वो अब लंबा है। यानी किसी आनुवांशिक संकरण परीक्षण में अगर इस लंबे पौधे का मैं उपयोग करता हूं तो इसका व्यवहार लंबे पौधे जैसा नहीं होगा। जननीय व्यवहार, जो इसका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होगा, वो इसके जीनोटाइप पर ही डिपेंड करेगा। ठीक, यानी ये लंबा होते हुए भी एक बौना जनक ही होगा। ये लंबा होने के बावजूद जेनेटिकली ड्वार्फ पेरेंट की तरह ही उपयोग होगा। ठीक है, ये याद रखने लायक बात होगी। यानी अगर हमने ऐसा किया कि अगर एक पौधा हमने ऐसा लिया और जो प्योर ड्वार्फ है और दूसरा पौधा जो लंबापन लिए हुए है लेकिन GA3 की वजह से ऐसा है, तो क्रॉस के बाद बनने वाली जो संतति होगी वो ड्वार्फ ही होगी। ये याद रखने लायक बात होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे कि इंटरनोडल इलोंगेशन के और क्या क्या एग्जाम्पल्स संभव होते हैं। थैंक यू।